खुशामदीद। आज हम एक ख़ास तालीमी किताब का गहराई से जायज़ा ले रहे हैं। ये है मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री ग्रेड 11। जी, ये नेशनल करिकुलम 2022-23 के मुताबिक है और नेशनल बुक फाउंडेशन ने शाये की है। हमारे पास पहले 4 अबवाब की कुछ तफसीलात हैं और बाकी अबवाब के नाम भी हैं। तो कोशिश ये है कि इस किताब के अहम नुकात को समझें। बिल्कुल, और ये किताब सिर्फ रटे के लिए नहीं है। इसका मकसद क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर बनाना है। सही। हर यूनिट के आखिर में की पॉइंट्स और एक्सरसाइजेस भी हैं, इसीलिए। जी हाँ, वो कोर करिकुलम का हिस्सा है तज्जियाती सोच पर जोर देने के लिए। चलें पहले बाब से शुरू करते हैं। नेचर ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री। ये तो केमिस्ट्री से ज्यादा साइंस की फिलॉसफी लग रही है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। और ये शुरू ही एक बहुत गहरी बात से होता है। अल-गज़ालीज़ डिपार्चर फ्रॉम नेसेसरी कॉजेशन। अच्छा, अल-गज़ाली वो तो फलसफी और आलिम दीन थे। उनका केमिस्ट्री से क्या ताल्लुक साइंस की बुनियाद से है। उन्होंने कहा कि जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट समझते हैं, जैसे आग का रुई को जलाना, वो लाजमी नहीं है। लाजमी नहीं मतलब ये अल्लाह की आदत या मर्जी है कि ऐसा होता है। ये सिर्फ एक वाकया है जो दूसरे के बाद होता है। कोई जरूरी लाजमी ताल्लुक नहीं है। ओह, ये तो साइंस की बुनियाद यानी कॉजालिटी पर ही सवाल है। अगर ऐसा है तो साइंसी कवानीन का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल। अल-गज़ाली का ये नुक्ता दरअसल इंडक्टिव रीजनिंग को चैलेंज करता है, यानी मुशाहिदे से उसूल बनाना। यानी साइंस शायद सिर्फ पैटर्न नोट कर रही है, क्यों का लाजमी जवाब नहीं दे रही। कह सकते हैं। बाब में डिडक्टिव रीजनिंग का भी जिक्र है, जो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है। केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती है। जैसे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की बुनियाद पर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बताना या इक्वेशन बैलेंस करना। समझ गया। तो ये बाब सोचने पर मजबूर करता है। और किन लोगों का जिक्र है इसमें? ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस हैं जिन्होंने एटम का तस्वुर दिया, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का थॉट एक्सपेरिमेंट और श्रोडिंगर की बिल्ली वाला मशहूर तजुर्बा। ओह, श्रोडिंगर्स कैट, क्वांटम मैकेनिक्स वाला। जी, और डेविड ह्यूम का भी जिक्र है, जिन्होंने अल-गज़ाली की तरह कॉज़ैलिटी पे सवाल उठाए थे। तो फलसफा और साइंस साथ साथ चलते हैं। वाकई बहुत दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं असल केमिस्ट्री पर। चैप्टर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम। जी, मादे की बुनियादी इकाई। इस बाब में एटम की पूरी कहानी है। शुरू में एटॉमिक मॉडल्स की तारीख है, मुख्तसरन। डाल्टन से बोर तक। हाँ, डाल्टन का ठोस जर्रा, फिर थॉमसन, रदरफोर्ड और आखिर में बोर का मॉडल, जिसने पहली बार हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ठीक एक्सप्लेन किया, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स का तस्वुर दिया। और वो स्टार्क और ज़ीमन इफेक्ट का भी जिक्र है। जी, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती हैं। ये एटम की अंदरूनी पेचीदगी दिखाता है। और एटम के अंदर जो ज़र्रात हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में क्या खास है? इनके मास, चार्ज के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका रवैया। इलेक्ट्रॉन मनफी है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, प्रोटॉन मुस्बत है तो नेगेटिव की तरफ, न्यूट्रॉन सीधा। ये तो बुनियादी बातें हैं। एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A। Z प्रोटॉन्स की तादाद है, एलिमेंट की पहचान। A प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जोड़ है। इसी से आइसोटोप्स का पता चलता है। और एटम का साइज, एटॉमिक रेडियस और आयंस का साइज। पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं तो साइज कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। ग्रुप में नीचे जाएं तो बढ़ता है, नए शेल्स की वजह से। और आयंस? कैटायन, पॉजिटिव आयन एटम से छोटा होता है, एनायन, नेगेटिव आयन बड़ा। शील्डिंग इफेक्ट भी अहम है। अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स बाहर वालों को न्यूक्लियस की कशिश से बचाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब, क्वांटम नंबर्स, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल पता है। 4 नंबर है, N, L, M, S। प्रिंसिपल N शेल बताता है, एजिमुथल L सब शेल और ऑर्बिटल की शेप, मैग्नेटिक M उसकी ओरिएंटेशन और स्पिन S इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पिन। यानी हर इलेक्ट्रॉन का मुनफरिद एड्रेस। बिल्कुल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स एक जैसे नहीं हो सकते। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के उसूल क्या हैं? ऑफ-बाउ हंट्स रूल। जी, ऑफ-बाउ कहता है कम तवानाई वाले पहले भरो,
N+L रूल तवानाई का ऑर्डर बताता है। हंड्स रूल कहता है कि एक जैसी तवानाई वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले अकेले अकेले फिर जोड़े में। और ऑर्बिटल्स की शेप्स भी हैं, S, P, D। हाँ, S गोल है, P डंबल जैसा, D की शेप्स जरा पेचीदा हैं। ये शेप्स आगे बॉन्डिंग समझने में मदद देती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार तवानाई। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, दूसरा मुश्किल वगैरह। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चलता है। ये एक पावरफुल एनालिटिकल टूल है। इससे आयंस को उनके मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर अलग करके उनकी मिकदार मालूम करते हैं। इसका इस्तेमाल? सबसे आम इस्तेमाल आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस मालूम करना है, जिससे एवरेज एटॉमिक मास निकलता है, जैसे क्लोरीन या मैग्नीशियम के आइसोटोप्स का पता लगाना। और आखिर में मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, सिलिकॉन वगैरह? जी, सेमीकंडक्टर्स। इनकी खास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। डोपिंग से एन टाइप और पी टाइप बनाते हैं, जो ट्रांजिस्टर्स की बुनियाद है। तो एटम की साख्त समझना वाकई बहुत अहम है। अब देखते हैं ये एटम जुड़ते कैसे हैं। चैप्टर 3, केमिकल बॉन्डिंग। जी, अब एटम्स के दरमियान ताल्लुकात की बात। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत। बिल्कुल। लाइनस पॉलिंग का स्केल मशहूर है। ये एटम साइज न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है। दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बताता है कि बॉन्ड आयोनिक होगा, पोलर कोवेलेंट या नॉन पोलर कोवेलेंट। और डाइपोल मोमेंट? ये मॉलिक्यूल की मजमूई पोलैरिटी का पैमाना है। म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू R। ये सिर्फ बॉन्ड की पोलैरिटी नहीं, मॉलिक्यूल की शेप पर भी मुनहसर है। अच्छा, कैसे? जैसे CO2 में बॉन्ड्स पोलर है, मगर शेप लीनियर होने की वजह से एक दूसरे का असर कैंसिल कर देते हैं, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। डाइपोल मोमेंट 0, जबकि पानी H2O पोलर है। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड की मजबूती है, बॉन्ड लेंथ एटम्स के दरमियान फासला। आमतौर पर छोटा बॉन्ड मजबूत होता है। अब आते हैं मॉलिक्यूल्स की शेप्स पर। VSEPR थ्योरी, ये क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन बहुत कारामद थ्योरी है। कहती है कि इलेक्ट्रॉन जोड़े, बॉन्डिंग और लोन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और खला में ऐसे फैलते हैं कि फासला मैक्सिमम हो। इसी से शेप बनती है। जैसे CH4 में 4 बॉन्ड पेयर एक दूसरे से दूर होकर टेट्राहीड्रल शेप बनाते हैं। बिल्कुल। या NH3 में 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर मिलकर ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। H2O में 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर मिलकर बेंट शेप। ये ड्रग डिजाइन में बहुत अहम है। क्या ये हमेशा 100% दुरुस्त होती है? ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, खास तौर पर सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन ये बॉन्ड की असल नेचर या एनर्जी नहीं बताती। तो फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT आती है, ओवरलैप वाली। जी, VBT कहती है कि बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैप से, पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैप से। और हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3? ये VBT का ही हिस्सा है। कहता है कि बॉन्डिंग से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जो बॉन्डिंग के लिए बेहतर होते हैं। जैसे कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन से मीथेन की टेट्राहीड्रल शेप बनती है। अच्छा, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है? जी, इसमें बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ा सिर्फ एक एटम देता है, दूसरा सिर्फ कबूल करता है, जैसे H3O+ में ऑक्सीजन देता है। अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, IMFs। हाँ, ये बॉन्ड से कमजोर होती हैं, मगर मादे की हालत गैस, माया, ठोस तय करती हैं। इनमें डाइपोल, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और सबसे अहम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शामिल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के लिए इतनी खास क्यों है? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन से जुड़ा है। इससे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, जो पानी के हाई बॉइलिंग पॉइंट और बर्फ के तैरने जैसी खुसूसियात की वजह हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, ये VBT से कैसे मुख्तलिफ है? VBT एटम के ऑर्बिटल्स को कायम रखती है। MOT कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर पूरे मॉलिक्यूल के नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इसका फायदा?
ये O2 के पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करती है, जो VBT नहीं कर पाती। MOT दिखाती है कि O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड ऑर्डर का तस्वर भी देती है। जबरदस्त। बॉन्डिंग की ये थियरीज वाकई गहरी हैं। अब चलते हैं हिसाब किताब की तरफ। चैप्टर 4 स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री यानी कीमियाई मसावातों की बुनियाद पर मिकदारों का हिसाब, जैसे रेसिपी में अज्जा की मिकदार। इसकी बुनियाद मोल कॉन्सेप्ट है। जी, मोल एक नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर 6.023 × 10⁻23। इससे मास, मोल्स और पार्टिकल्स को रिलेट करते हैं। STP पर गैस का मोलर वॉल्यूम भी अहम है। तो इसमें कैलकुलेशंस होती हैं? हाँ, मास मोल कन्वर्जन, मोल पार्टिकल कन्वर्जन, बैलेंस्ड इक्वेशन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट की मिकदार निकालना। सॉल्यूशन स्टोइशियोमेट्री में मोलैरिटी इस्तेमाल होती है। अमली जिंदगी में इसका क्या काम? हर जगह, दवाइयां बनाने में, फैक्ट्रियों में, लैब में तज्जिया करने में। किताब में एस्पिरिन की सिंथेसिस की मिसाल दी है। लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड का क्या मतलब है? लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए और प्रोडक्ट की मिकदार को लिमिट करे। यील्ड पैदावार है। थियोरेटिकल यील्ड हिसाबी, एक्चुअल यील्ड असली और परसेंट यील्ड उनका तनासुब यानी एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये पहले 4 अबवाब थे। आगे किताब में क्या है मुख्तसरन? आगे ये तस्वुरात और फैलते हैं। चैप्टर 5 मादे की हालतें, स्टेट्स ऑफ मैटर। चैप्टर 6 तवानाई, एनर्जेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। चैप्टर 7 रफ्तार, काइनेटिक्स। चैप्टर 8 तवाजुन, इक्विलिब्रियम। चैप्टर 9 तेजाब, असास, नमकियात, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स। और फिर चैप्टर 10 पीरियोडिक टेबल की मजीद तफसील। फिर नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस की केमिस्ट्री। फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हवा, पानी। और फिर बड़ा हिस्सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कुछ है? तारुफ, हाइड्रोकार्बन्स, फिर मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स जैसे अल्कोहल्स, कार्बोनल्स, अमीन्स, उनके रिएक्शंस और ऑर्गेनिक सिंथेसिस। आखिर में एनर्जी के जराए पर एक बाब है। वाह, ये तो बहुत वसी है। बुनियादी केमिस्ट्री से लेकर एप्लीकेशंस तक सब कुछ है। जी, ये एक मुकम्मल पैकेज है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इस जायजे का खुलासा क्या है? खुलासा ये कि ये किताब सिर्फ मालूमात नहीं देती, बल्कि केमिस्ट्री की एक मरबूत तस्वीर पेश करती है। ये दिखाती है कि कैसे बुनियादी उसूल हकीकी दुनिया के मज़ाहिर और टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। और ये समझना सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। ये समझना कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी शेप क्यों अहम है, ये हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को समझने में मदद देता है। चाहे वो नई अद्वियात हों, नए मटीरियल्स हों या माहौलियाती मसाइल का हल। तो ये किताब इल्म हासिल करने वालों के लिए एक अच्छा जरिया है। यकीनन ये एक मजबूत बुनियाद फराहम करती है। इस गुफ्तगू के लिए बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल जहन में आता है, क्या केमिस्ट्री या साइंस हमें सिर्फ ये बताती है कि चीज़ें कैसे होती हैं, या कभी कभार उस क्यों के करीब भी ले जाती है जिस पर अल-गज़ाली ने गौर किया था? शायद इल्म का सफ़र इसी सवाल के गिर्द घूमता है।